नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव से मैं सैयद मुजीब अपने दर्शकों को आज भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ समस्याओं पे बात करने जा रहा हूँ। मेरे साथ है ZRUCC के मेंबर सतीश मोहनलाल यादव जी। उनका यह आरोप है केंद्र सरकार पर कि सरकार ने जो बुज़ुर्गों को मिलने वाली जो सब्सिडी थी 50% टिकट पे जो सरकार रियायत देती थी वो समाप्त कर ली है। और दूसरा उनका यह आरोप है कि जो बच्चों को जो 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे रहते थे जिन पर टिकट नहीं लगती थी, कोई चार्ज नहीं लगता था, उन पर भी अब भार लादा जा रहा है। तो उनका ये साफ कहना है और आरोप लगा रहे हैं वो केंद्र सरकार पर कि एक और जहां हमारे भारत देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और बुज़ुर्गों को आदर्श दिया जाता है, उनसे ही सरकार छलावा कर रही है। एक और सरकार ने जहां अमृत महोत्सव मनाने का नाटक किया था और उसकी आड़ में जो IRCTC जो है उसने ये खेल रचा है। तो यादव साहब, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। मेरा आपसे सवाल है ये कि आप इस तरीके से जो आरोप जो लगा रहे हैं उसके आपके पास कुछ पर्याप्त सबूत है? देखिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उसका ये है कि भाई मेरे को क्या, आप टिकट लेने जाओ तो आपको बुजुर्गों को रियायत उनने ख़त्म कर दी है। मेरा ये बोलना है कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो भारतीय संस्कृति में बच्चों को एक भगवान का रूप माना गया है और बुजुर्ग हमारे आदर्श होते हैं। इसके पहले की जितनी भी सरकार थी, चाहे वो रेलवे घाटे में थी, कुछ भी थी, लेकिन उन्होंने ये दोनों पे जो है रियायत चालू रखे थे। ये गवर्नमेंट सब चीज़ पे सिर्फ कैंसर पेशेंट पे ही रियायत है अभी, बाकी जितनी रियायत थी वो सब इन्होंने कैंसिल कर दी है। अच्छा, तो ये बताइए क्या नहीं, अब रियायत जो था कैंसिल तो कर दिया है, उसमें भी सरकार का कुछ ना कुछ हित होगा। सरकार का देश के हित में, देश की फलाह बहबूदी के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है, और अक्सर ये आरोप लगते जाते हैं कि जो सामाजिक कार्य से या राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं वो सरकार पे बेबुनियाद आरोप मढ़ने जाते हैं। इस बारे में क्या कहते देखिए, सरकार का काम है, कोई भी सरकार हो, उसका काम यह है कि भाई जो हमारा बुजुर्ग है, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा करना। अब बुजुर्ग भाई 65 साल 60 साल के बाद बुजुर्ग कोई तफरी को तो जाने से रहा, वो जाएगा हज को जाएगा, वो जाएगा चार धाम यात्रा की जाएगा, या वो अपने परिवार से या अपने गांव देश मिलने जाएगा लोगों से। अब वो हर दिन थोड़ी जाएगा, वो तो कभी कभार ही जाएगा। तो उसकी रियायत से आपको क्या नुकसान हो रहा है? आप तो दुनिया भर की रियायत दे रहे हैं सब फील्ड में। भाई संसदों को जो 4 बार चुन के आए 4 बार पेंशन दे रहे हैं, पेंशन तो आपको हर महीने देना है। ये रियायत तो सिर्फ जिस दिन वो टिकट लेगा उसी दिन देना है, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक आध बार, या जब जाएगा तब रियायत देना है। तो इसमें इतना बड़ा नुकसान थोड़ी है जितना गवर्नमेंट बता रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एक समिति में भी है रेलवे के, ZRUCC मेंबर है, जिसको जोनल रेलवे यूज़र कंसल्टेटिव कमेटी कहा जाता है। तो आपका इस बारे में अगला कदम क्या होगा? सरकार का जो निर्णय था सरकार ने तो कर लिया, लेकिन आपका क्या निर्णय? देखिए, माननीय रामटेक के सांसद हमारे बड़े भाई कृपाल तुमाने जी, इनसे हमारी ये विषय पे बात हुई है, उनको हमने ज्ञापन भी दिया हुआ है। उनका ये बोलना कि अभी जो सेशन चालू होगा इसमें वो रेल मिनिस्टर से ये विषय पे बात करेंगे कि भाई वो तो एक जन की समस्या नहीं है, ये तो सबकी समस्या है। हर आदमी के घर में बुजुर्ग है, भाई वो जाता है तो उसके साथ एक आदमी और जाता है। तो भाई अब इतनी महंगाई बढ़ रही है, उनको जाना है अपने परिवार से मिलने, जिसका परिवार जो माइग्रेट है, कहीं भी से भी माइग्रेट हो, तो अपने नेटिव प्लेस जाता है। और आपके तीर्थ यात्रा पे जाता है, या बुजुर्ग से अपने परिवार से बुजुर्ग से मिलने जाता है, तो ये उनको रियायत मिलना ही चाहिए, मेरी यही मांग है। देखिए, आपने ज्ञापन दिया है, नितिन गडकरी जी के नाम भी जो पत्र दिया है, भारत सरकार के जो रेल मंत्री इसको भी दिया है, रामटेक के सांसद जिसका आपने अभी नाम लिया कृपाल तुमाने जी, उनको भी दिया है। और आपने उसमें ये भी उल्लेख किया है कि इस महंगाई के दौर में जो सरकार ने जो खेल खेला है, अभी जो रचा है, तो ये मानो कि एक दुबले पे एक अषाढ़ जैसा जो है, जो कहावत जो है वो चरितार्थ होता है। तो ऐसा महंगाई का जो दौर है, जो कहा जा रहा है कि बहुत महंगाई है,
लेकिन ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता लोगों में, तो इसके पीछे कोई, इसके कुछ खिलाफ में कोई ऐसा कोई काम भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है ये। देखिए, एक्चुअली अभी ऐसा हुआ है कि लोग रोड पे आ नहीं रहे हैं, आज नहीं तो कल आएंगे ही। जो 2 साल 3 साल से जो कोविड महामारी थी, इसमें बुजुर्ग और इन पे सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट हुआ था। ये डर के मारे बोलो या जो परिस्थिति निर्माण हुई है अभी, उसके हिसाब से लोग रोड पे नहीं आ रहे। लेकिन परेशानी तो है ही है, महंगाई तो है ही है। अब ये प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये कर दिए, तो भाई अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये कर दिए, प्लेटफॉर्म पे आप क्या सुविधा देते हो भाई? एयरपोर्ट, आप उसको रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से कंपेरिजन कर रहे हो। एयरपोर्ट की अपनी एक वो है, रेलवे स्टेशन की एक अपनी है। एयरपोर्ट का जो पैसेंजर है उसका अपना एक स्टेटस है, रेलवे का एक अपना स्टेटस है। जो रेलवे का पैसेंजर है वो तो 150 रुपये में 500 किलोमीटर यात्रा करता है, जनरल में ठस ठस भरा रहता है। अभी तो एक और हो गया है, सरकार ने सब गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में स्लीपर के जहाँ 13-13, 14-14 कोच थे, अब 5 और 6 कर दिया है और एसी बढ़ा दिया है। भाई रेलवे ये का उद्देश्य यही है कि एक जो भारतीय है वो कम से कम पैसे में अपने गंतव्य स्थान पे आराम से पहुंच जाए, गरीब से गरीब। हम वो उद्देश्य से ही रेलवे भटक रही है। भाई बड़ा आदमी तो जाएंगा ही जाएंगा ना, वो चाहे वो उसको 10,000 की टिकट रहे चाहे 20,000 की रहे। आपका जो यात्री है, रेल यात्री है, जो गरीब यात्री है, वो तो भाई ट्रेन को इसीलिए प्रीफर करता है कि उसको कम पैसे में अच्छी सहूलियत से वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। चलो, एक मुद्दा आपका ये भी है कि अजनी जो इलाका है, इसको भारतीय रेल का एशिया में बहुत बड़ा एक कॉलोनी माना जाता है अजनी इलाके को। तो यहाँ पे सरकार ने 12,000 हार्स पावर का एक इंजन मेंटेनेंस वर्कशॉप यहाँ पे बनाया जा रहा है या बन गया है। तो उसमें आपका ये है, इसमें जो मुद्दा जो है कि यहाँ के जो रिटायर जो कर्मचारी है उनके बच्चों को नौकरी देना चाहिए। हालांकि सरकार जो नौकरी देती है तो उसकी कुछ प्रोसेस रहती है, आपका क्या है कि डायरेक्ट उनके नौकरी दे? ये तो खिलाफ वर्जी हो जाएंगे कानून की। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि जो आउट ऑफ टर्न किसी के साथ कुछ किया जाए। ये एशिया की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी है। इसमें जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से लोग आजू बाजू की जो एरिया है, जैसे सुयोग नगर, साकेत नगर, पार्वती नगर, बाबुल खेड़ा, ये सब एरिया में रेलवे से रिटायर्ड ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रहता है। इनके बच्चे वेल क्वालिफाइड है। तो आप जो बच्चे क्वालिफाइड है, जो उसके कैपेबल है, आप उनको भी तो प्रायोरिटी दो जी। या अभी जो एट प्रेजेंट रेल कर्मचारी है उनके बच्चे भी कैपेबल है, आप उनको, उनके लिए कोटा रखो। वो कैपेबल है, उनको तो ज़बरदस्ती किसी को नौकरी मत दो कि भाई ये कोटा रख के किसी को भी दो। जो कैपेबल है, आज हमारे यहाँ हमारा युवा बेरोजगार है, पूना जाता है नौकरी करने, बेंगलोर जाता हुआ है, यहाँ उसको रोजगार ही नहीं है। तो मैंने रेल मिनिस्टर को भी कहा हूँ, रेल बोर्ड में भी ये मुद्दा उठेगा कि भाई जब आप रेलवे प्रोमाइसेस में कुछ बनाते हैं या कहीं भी आप कुछ बनाते हैं तो लोकल जो आदमी रहता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। मेरी भी वही मांग है, मेरी कोई इससे अलग मांग नहीं है। चलो, एक सवाल ये इससे जुड़ा, क्या पूर्व की सरकारों ने ऐसा करा है? हाँ, करा है। जो TRS बना था तो उसमें रेलवे कर्मचारी के बच्चों को प्रायोरिटी दी गई थी। यहाँ लोको शेड हुआ करता था, वहाँ भी रेलवे कर्मचारी के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती थी। अच्छा, ये बताइए सतीश साहब कि ये कितने साल पुरानी बातें हैं कि यानी सरकार ने ये ऐसा रियायत दी थी, इस पे अमल किया गया था? इस जो आपने जो लगाया अभी जो मुद्दा जो बोला है, तो किसकी सरकार थी सर और कितना साल पुरानी बात है? देखिए, सरकार कांग्रेस की थी। ये जब से, इसके पहले की जो भी सरकार थी उसमें अटल बिहारी जी की भी सरकार थी, उसमें सब होता था। लेकिन धीरे धीरे रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा रही है गवर्नमेंट, उसमें ये सब चीज़ को क्या होता है कि एक गार्ड जो रहता है या एक ड्राइवर बोलो या TT बोलो, इनको उसको जो तनख्वाह देना पड़ता है और जो उसकी उसमें उनको फैसिलिटी देना पड़ता है, वो रेलवे अब बेयर नहीं करना चाहती है। वो सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, जिससे कि वो अपना हाथ झटक के खड़ी हो जाए। भाई उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेंगी, वो तो ठेकेदार। भैया अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, कुछ नुकसान हुआ, कुछ कैजुअलिटी हुई, तो रेलवे पे नहीं आएगा, वो तो भाई रेलवे ठेकेदार पे करेंगी। रेलवे अपना हाथ झटक के इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। अभी एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि अपने को त्यौहार जो आता है, कोई भी त्यौहार हो, वो साल भर पहले अपने को पता रहता कि ये समय दिवाली रहेंगी, ये समय दशहरा रहेगा, ये समय ईद रहेंगी, ये समय गणेश जी रहेगा। अभी लेटेस्ट नागपुर से पूना, इन्होंने 13 गाड़ी
7 या 8 गाड़ी रद्द कर दी है। भाई अभी यहाँ का बच्चा पूना में, हर परिवार का एक आध बच्चा पूना में ज़रूर नौकरी कर रहा है। अब दिवाली के समय आपने उसको ब्लॉक लेके ट्रेन रद्द कर दी है। ये कोई आपदा तो है ही नहीं कि भैया कोई वहाँ बाढ़ आ गई, कुछ आ गया तो इसके वजह से हमने ट्रेन रद्द कर दी है, ये तो नहीं है। ये क्या क्या सोच के आप ट्रेन रद्द करते हैं? तो ये बताइए मेरे को कि जितनी भी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, इसका दोष क्या निजीकरण को जाता है? निजीकरण का परिणाम है क्या ये सरकार निजीकरण की ओर धीरे 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 ये बोलेंगे कि भाई देखो अभी हमारे को ये तकलीफ हो रही, ये निजीकरण में जाएंगा तो ये हमको कम तकलीफ होंगी। ये सब चीज़ निजीकरण की ओर लेके जा रही है गवर्नमेंट। यानी रेलवे में 13 लाख कर्मचारी थे, एट प्रेजेंट 5 या 5.5 6 लाख कर्मचारी बचे हुए हैं, और बहुत से सेक्टर रेलवे में ये प्राइवेटाइजेशन हो गए। तो निजीकरण से देश की जो संपत्ति है, देश का जो कोष रहता है, उसमें इजाफा होगा कि देश हित में उसका फायदा है या नुकसान है? देखिए ये तो इकोनॉमिकली एनालिसिस का विषय है, लेकिन निजीकरण से अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। भाई निजीकरण में कोई आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं ना। भाई आप क्या करोगे, एक ठेकेदार को यहाँ से उठा के दूसरे जगह आएंगे। रेलवे का एक कैटरिंग डिपार्टमेंट है जो पेंट्री कार चलती है, अब उसमें अगर खाना ख़राब मिला या उसका कोई कर्मचारी ने किसी के साथ बदतमीजी किया या जो भी किया, आप उसकी कंप्लेंट लगो। पहले तो ठेकेदारों कंप्लेंट को सुनता ही नहीं, अगर सुना तो वो गीतांजलि से उठा के उसको जीटी में डाल देगा, जीटी से उठा के वहाँ डाल देगा। कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। और यही अगर रेल कर्मचारी होता वो तो तुरंत उस पर एक्शन होती। तो जो आदमी उसका जो एचओडी था वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, आपको उसका पूरा डिटेल मिलता, उस पर एक्शन होती, वो आपको पता रहता। इसमें से इसने ये गाड़ी से उतारा, दूसरे गाड़ी में डाल दिया, उसको क्या होना है। अच्छा ये बताइए, एक मुद्दा आपका एक और है कि जो नागपुर से जो जबलपुर ट्रेन जो चलती थी, जिसको एम्बुलेंस कार भी बोलता था, एम्बुलेंस ट्रेन भी चलती थी, उसकी समय सारणी में कुछ चेंज किया गया है, तब्दील किया गया है। तो उस बारे में भी आपने कुछ मुद्दा उठाया है, तो एक्चुअली उसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा आप क्या तकलीफ आ रही है उसमें। तो पहले वो जो 9:45 ऐसा कुछ यहाँ पहुँचती थी, अभी उसका समय थोड़ा सा और घटा दिया गया है शाम में 7 बजे तक के, तो उसमें क्या दिक्कतें क्या है? देखिए ये गाड़ी एम्बुलेंस के नाम से, इसका मतलब बोलचाल की भाषा में इसको एम्बुलेंस बोला जाता था। पहले ये चलती थी अमरावती से जबलपुर। कोविड महामारी में गाड़ी बंद हो गई थी, फिर जब से चालू हुई तो नागपुर से जबलपुर चलती थी। अभी माननीय सांसद मैडम राणा ने रेल मंत्री को ज्ञापन दिया तो 8 तारीख से वो फिर से अमरावती से चलेंगी। पहले ये गाड़ी 9:45 पे नागपुर आती थी और सुबह 6:55 पे जबलपुर पहुंचती थी। अभी नए समय सारणी के हिसाब से 7:45 को नागपुर आएंगी अमरावती से शाम को, और 6:55 को ही जबलपुर पहुंचेंगी। भाई ये जो 2 घंटा आपने इसको दिया है, ये इसका क्या उद्देश्य है रेलवे ही बता सकती है। मेरा तो ये बोलना है कि जो ये नागपुर एक मेडिकल हब है, और ख़ासकर नागपुर से जो सटा हुआ एमपी का भाग है, इटारसी जबलपुर तक, वहाँ का जो गरीब मरीज है जो अपने परिजन को दवा कराने आता है, तो उसके लिए ये गाड़ी एक वरदान है। भाई वहाँ से वो शाम को 9:30 बजे जबलपुर से चलती है, तो उसमें अपना खा पी के बैठता है, सवेरे सोता है, सवेरे नागपुर आ जाता है। दिन भर वो दवा अपना काम करता है। शाम को ऐसा कि अगर उसको सेकंड शिफ्ट में भी अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है तो भी 7-8 बजे तक वो अपना फ्री हो जाता, खाना पीना खाता है, जो भी उसका है, 9:45 बजे अपना ट्रेन में बैठा, सुबह अपने घर पहुंच जाता है। अभी ये ट्रेन में जैसे बैतूल से इटारसी मेल और एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटा 10 मिनट का समय लेती है। कुछ गाड़ी 1:45 लेती है, कोई गाड़ी 2 घंटा। अब ये जो जबलपुर है, ये बैतूल से इटारसी में इसको 4 घंटे का समय दिया हुआ है। इसका क्या कारण है ये तो रेलवे ही बता सकती है, लेकिन पब्लिक जो यात्री है, जो मरीज आते हैं या जो भी उससे रिलेटेड है, उनको ज़बरदस्ती तकलीफ बढ़ गई ना। अच्छा देखिए, आप ZRUCC के मेंबर है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ जो अभी पिछले यही हफ्ते में कुछ दिनों से एक चर्चा यहाँ में जो अक्सर अखबारों में भी
उसकी खबरें छप रही है कि रेलवे से जो एक फास्ट ट्रेन जो चलाई गई थी, बुलेट ट्रेन जिसको बोला है, उससे अक्सर कुछ जानवर टकरा के, भैंस वगैरह टकरा के वो डैमेज हो जा रही वो ट्रेन। पहले ये आलम ये रहता था कि इतना यानी पावरफुल रहती थी ट्रेन हमारी कि जानवर या बड़े से बड़ी चीज़ भी अगर टकरा जाए तो उसका इफ़ेक्ट उसको होता था, लेकिन ट्रेन को नुकसान हो रहा है, तो कहीं इसमें भ्रष्टाचार वगैरह की बू तो नहीं? देखिए, पहले तो हाथी कट जाते थे तब भी ट्रेन को कुछ नहीं होता था। अब मेरे बोलने से क्या होगा, जब भैंस से इंजन डैमेज हो रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, वो पूरा भारत देख रहा है। वो ही पूरा भारत देख रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। भाई भैंस से एक इंजन का डैमेज हो जा रहा है, तो इसमें क्या बोलना है, वो तो दुनिया देख, मतलब पूरा भारत देख रहा है। तो ये देखिए, आप जो इतने मुद्दे जो उठा रहे हैं और आप उस समिति में जुड़े हैं, तो इस दिशा में भी आपका कुछ है कि रूपरेखा है क्या कुछ ऐसे कुछ? देखिए, अभी तो इसमें भाई ये एक टेक्निकल इशू है, और ये जो रेलवे की एक ये रहती कमेटी रहती है, वो देखेंगे कि इसमें क्या है। ये अभी अपने मुद्दे से तो ऊपर का विषय है, फिर भी जो ये हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये तो दुनिया मतलब पूरा भारत देख रहा है कि भैया एक भैंस के गाय के टकराने से इंजन डैमेज हो रहा है, तो इससे ज़्यादा हंसी की और क्या बात हो सकती है। यानी पहली बार हुआ आज़ाद भारत में, पहली बार। अच्छा, ये आखिरी सवाल ये है कि जिन जो भी मुद्दे से आपकी जो अभी जो चर्चा हुई है लोकमंच कराई से, तो अगर ये मुद्दे अगर से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते, इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ, तो ऐसा कोई आपकी रूपरेखा भी है क्या, आंदोलन करना या कुछ करना ऐसा? क्योंकि आप शायद कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हो। देखिए, मेरा तो यह है कि मैं इसके लिए जहाँ तक होऊंगा वहाँ तक मैं इसके लिए जाऊंगा, क्योंकि ये मुद्दे जो है ये पर्सनल मुद्दे किसी पार्टी से रिलेटेड या किसी इससे रिलेटेड नहीं है। ये आम जनता के बुनियादी मुद्दे हैं। भाई ट्रेन का मुद्दा बुनियादी है, आपका जॉब बुनियादी है, ये जो बाकी भी जितने अपने मुद्दे हैं ये सब बुनियादी मुद्दे। इसमें अगर अपन पार्टी और लीडरी ये विषय नहीं है। विषय यह है कि हम इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने तक ये जहाँ भी हमको जाना पड़े और जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। तो ये थे मेरे साथ सतीश मोहनलाल यादव जी, जो ZRUCC के मेंबर भी है। उनका सेंट्रल गवर्नमेंट पे उनने साफ इल्ज़ामात, साफ आरोप लगाते हुए ये कहा है कि एक और सरकार ने अमृत महोत्सव मनाने का नाटक किया है और इसके आड़ में एक बहुत बड़ा खेल खेला है। जो IRCTC ने जो बच्चों को जो टिकट नहीं लगती थी पहले 1 से 5 साल के बच्चों को, उनको टिकट भी लगने चालू हो गया है, और बुज़ुर्गों को जो 50% टिकट में जो रियायत देती जाती थी सरकार की ओर से, वो भी ख़त्म कर दी है। तो अब मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।